हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा कर रहे हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। मेरा नाम इंद्रेश कुमार है और मैंने यूजीसी नेट जेआरएफ 2024 के दिसंबर में क्वालिफाइड किया है विद 99.82 परसेंटाइल के साथ। आज मैं कई दिनों के बाद ये क्लासेस फिर से रीओपन करने जा रहा हूँ कुछ तकनीकी कारणों से और कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से। ये क्लासेस कुछ दिन से बंद थी, ठीक है। तो अब ये जो सीरीज में हिस्ट्री की चला रहा था उसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए अब मैं हिस्ट्री के जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स होते हैं उनके बारे में विस्तृत और डिटेल्ड अध्ययन करवाऊंगा। और अगर आप लोगों में से किसी को भी कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है तो वो लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। इसके अलावा नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए, ठीक है, ये चीज़ भी आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, ठीक है। तो आज जिस सिस्टम के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है मनसबदारी व्यवस्था। क्या नाम है? मनसबदारी व्यवस्था। मनसबदारी व्यवस्था। मनसबदारी व्यवस्था, ठीक है। ये जो व्यवस्था है, ठीक है, मनसबदारी व्यवस्था यानी जो मनसब से स्टार्टिंग हो रही हो। यानी मनसब क्या होता था? तो इस मनसब जो शब्द है ये मुगल प्रशासन काल में दो तरह से यूज होता था। यानी उस समय जो मनसब था उसका मतलब ये हो जाता था कि जहातिया सवार कैद, यानी कोई भी व्यक्ति अगर उनकी सर्विस में है यानी मुगल प्रशासन में है तो उसका स्टेटस क्या होता था और वो कितने घुड़सवार रख सकता था, इस चीज़ पे डिपेंड करता था कि वो मनसब कितने का मनसब था। यानी मनसब के हिसाब से वो डिपेंड करता था कि वो उच्च स्तर का मनसबदार है, मध्य स्तर का है या निम्न स्तर का मनसबदार है। यानी ये चीज़ें डिपेंड करती थी कि कौन कितने मनसब लेकर बैठा हुआ है, कि किसी को स्पेशल यानी विशेष प्रिविलेजेस प्राप्त हैं या नहीं, विशेषाधिकारों की बात होती थी, ठीक है। तो ये एक ऐसी व्यवस्था है, यानी ये व्यवस्था जो शुरुआत होती है अकबर के समय में शुरुआत होती है। तो मनसबदारी व्यवस्था की जो शुरुआत होती है अकबर के समय में होती है। अकबर के समय में, ठीक है, अकबर के समय में इसकी स्टार्टिंग होती है। और मनसबदारी जो व्यवस्था है, ठीक है, ये क्या है? ये प्रशासनिक व्यवस्था है। क्या है? मुगल समाज की एक प्रशासनिक व्यवस्था है। क्या है? मुगल समाज की प्रशासनिक व्यवस्था है। क्या है? मुगल समाज की एक प्रशासनिक व्यवस्था है जो कहाँ से प्रेरित थी? जो मध्य एशिया से प्रेरित थी। यानी मुगल समाज की एक ऐसी व्यवस्था यानी एक ऐसा प्रशासन, क्योंकि इससे पहले जब बाबर का था, शेर खां का था या हुमायूं का शासन काल था या दिल्ली सल्तनत था, तो वहाँ पे कोई एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम नहीं कायम किया गया था जिसके तहत समाज के सभी वर्ग, जैसे सैन्य वर्ग हो गया, अधिकारी वर्ग हो गया, सिविल वर्ग हो गया, यानी जो भी लोग ऑफिसियल या बड़े बड़े जो अधिकारी होते थे, मंत्री होते थे, वो उस हिसाब से काम नहीं कर पाते थे। और अकबर जब आया तो उसने एक ऐसा सिस्टम चलाया कि मुगल प्रशासन को आसानी हो। मुगल प्रशासन के सैन्य कार्रवाई में, यानी अकबर ने बहुत सारे युद्ध लड़े और जीते भी। तो इसका मेन कारण ये था कि उसकी जो मनसबदारी व्यवस्था थी, यानी जो सैन्य सिस्टम बना हुआ था, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली था, शक्तिशाली था। या जो पद सोपान क्रम की व्यवस्था की गई थी कि यह निम्न स्तर का मनसबदार है, ये उच्च स्तर का है या सबसे उच्च स्तर का है, यानी ये चीज डिपेंड करती थी कि उनकी मनसबदारी व्यवस्था कैसी होती थी। यानी वे मुगल समाज के एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन, यानी मुगल समाज की एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था है जो मध्य एशिया, यानी इससे पहले जो तुर्क होते थे, मंगोल होते थे, उनमें ये व्यवस्था देखने को मिलती थी कि सबसे पहले छोटा सरदार होता था, उससे बड़े सरदार, उससे बड़े सरदार, और उनके अंडर में इसी तरह से बढ़ते बढ़ते सेना बढ़ती चली जाती थी। जो सबसे ऊपर होता था वो खान कहलाता था, जो सबसे नीचे होता था वो सरखेल कहलाता था। सुल्तान भी होता था, नायब तहसील मतलब नायब करके होता था, ठीक है, नायब ममलिका। तो ये एक व्यवस्था थी। ये क्या? एक एडमिनिस्ट्रेशन है जो कहाँ से प्रेरित है? जो मध्य एशिया से प्रेरित है। जो मध्य एशिया से प्रेरित है। था। ठीक, ये चीज समझ में आती है मनसबदारी सिस्टम। अब बात आ रही है कि मनसबदारी जो सिस्टम था इसका मतलब क्या था। तो मनसब का मतलब सीधे समझो, मनसब का मतलब सीधे ये हुआ कि उस समय उस व्यक्ति की हैसियत क्या होती थी। यानी मनसब का मतलब हो गया स्टेटस से। क्या?
स्टेटस, स्टेटस का मतलब हो गया हैसियत। अब देखते हैं हैसियत का मतलब क्या होता है। हैसियत का मतलब ये होता है कि उसका व्यक्तिगत स्टेटस क्या था, यानी उसकी सैलरी क्या थी, जिस चीज पे डिपेंड करता था, यानी व्यक्तिगत 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 सैलरी डिपेंड करती थी, व्यक्तिगत हैसियत। ये व्यक्तिगत क्या क्या बोल सकते हैं, मनसबदारी जो सिस्टम था ये व्यक्तिगत हैसियत की बात करता था। ठीक है, किसकी बात करता था, यानी ये व्यक्तिगत हैसियत की बात करता था, यानी व्यक्तिगत स्टेटस क्या है, व्यक्तिगत हैसियत। ठीक है, और दूसरा ये था कि वो कितने सवार रख सकता था, कितने सवार संख्या, सवार संख्या पे डिपेंड करता था। यानी ये जो व्यवस्था थी, ये मनसबदारी की जो शुरुआत होती है ये अकबर के समय में शुरुआत हुई थी 1575 में। किसमें, 1575 में इसकी शुरुआत होती है। किससे शुरुआत होती है, यानी अकबर ने। और अकबर का शासनकाल सबको पता है, हाँ ठीक है, 1555 से लेकर कितना 1605 ईस्वी तक। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। तो 1575 से इसकी शुरुआत होती है और 1577 तक, यानी 1577 में ये क्या था, एकल वर्गीकरण इसका किया गया। क्या था, एकल वर्गीकरण था। एकल वर्गीकरण की व्यवस्था के रूप में जाना जाता था एकल वर्गीकरण। एकल वर्गीकरण का मतलब ये था कि 1577 में केवल ये जो मनसबदारी स्टार्ट की गई, जो मनसब दिया जाता था, जो भी उनके बड़े बड़े अधिकारी होते थे या जो भी मंत्री होते थे, तो उनका केवल ये मतलब होता था कि उन्हें ये जिम्मेदारी नहीं सौंपी जाती थी कि इतने सैनिक रखना अनिवार्य है, या तो मध्य स्तर के हो या निम्न स्तर के या उच्च स्तर के मनसबदार हो। ठीक है, तो 1577 में एकल वर्गीय, जब 1500 यानी उस समय केवल यही देखा जाता था कि उसकी व्यक्तिगत हैसियत क्या, व्यक्तिगत सैलरी मान सकते हैं या सैलरी मान लेते हैं, व्यक्तिगत सैलरी, यानी इसी से स्टेटस तय हो जाता था। 1592 ईस्वी में इसका द्विवर्गीकरण होता है। 1592 में इसका द्विवर्गीकरण होता है, द्विवर्गीकरण होता है। द्विवर्गीकरण का मतलब हो गया कि जो मनसब था ये डिपेंड करने लगा कि उसकी जात क्या है। मनसब जो था ये इसका मतलब हो गया कि जात, जात बटे सवार में, यानी इसके दो वर्गीकरण हो गए। यानी भाई यहाँ जो व्यक्तिगत हैसियत या सैलरी की बात हो रही है, यहाँ पे जात की बात हो रही है, यानी उसकी हैसियत क्या थी, उसका स्टेटस क्या था। लेकिन जब 1592 ईस्वी में इसका द्विवर्गीकरण हुआ तो ये जात बटे सवार में डिपेंड हो गया, यानी उसकी जात कितना है, सवार कितना है, यानी जितना बड़ा जिसकी जात होती थी, जिसकी जितनी हैसियत होती थी, वो उस हिसाब से घोड़े रख सकता था, उसको जितनी जिम्मेदारी दी जाती थी। ये चीज समझ में आ गई, यानी उसका जात का मतलब। अब यहाँ पे जात का मतलब क्या है, यहाँ व्यक्तिगत पद से क्या है, व्यक्तिगत पद या वेतन, वेतन यानी सैलरी की बात मैंने की। और सवार का मतलब है घुड़सवार कितने रख सकता था, घुड़सवारों की संख्या। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई होगी, मतलब ये चीज समझ में आ रही कि ये घुड़सवार होते क्या थे, मनसब क्या था, मनसब का द्विवर्गीकरण जो हुआ, जात बटे सवार का जो कॉन्सेप्ट आया, ये आया है 1592 ईस्वी में। ये चीज समझ में आ गई। अब ये जो मनसब जो दिया जाता था, ये साम्राज्य में बहुत सारे तरह के अधिकारी होते थे। ठीक है, सद्र होते थे, काजी होते थे, अमात्य होते थे, मंत्री होते थे, लेकिन उसमें जो सद्र और काजी थे, इन लोगों को ये मनसब प्रदान नहीं किया जाता था। किसे प्रदान नहीं किया जाता, तो जो मनसब जो प्रदान किया जाता था वो काजी, काजी का मतलब काजी व सद्र, ये जो होते थे ये न्यायाधीश होते थे। और ये न्यायाधीश कहाँ के होते थे, न्यायाधीश होते थे मुगल प्रशासन के, यानी राज्य में, प्रांतीय स्तर में, यानी राज्य का जो सर्वोच्च न्यायाधीश होता था वो तो सुल्तान होता था, लेकिन सुल्तान से नीचे काजी और सद्र होते थे। ठीक है, ये लोग विवादों का निपटारा करते थे, हिंदू मुस्लिम के, मतलब हिंदू मुस्लिम जो होते थे उसको व्यक्तिगत, मतलब जो कुरान होते थे, शरीयत होता था, हदीस होता था, उसके माध्यम से मुस्लिम लाज के अनुसार ही वो लोग उनका क्या करते थे, विवादों का निपटारा करते थे। तो जो काजी व सद्र थे, इन लोगों को ये व्यक्तिगत स्टेटस नहीं मिलता था, मतलब मनसब इन्हें प्रदान नहीं किया जाता था। क्यों, क्योंकि भाई मनसब का मतलब होता था कि उसकी सैलरी कितना है, उसका वेतन कितना है, उन्हें घुड़सवार रखने होते थे। लेकिन काजी और सद्र इनका काम क्या था, इनका काम था न्यायाधीश करना, न्याय करना। तो अगर न्याय करना काम है इनका, इनका क्या काम करना, न्याय करना है, तो इन्हें घुड़सवार रखने की जरूरत नहीं है। यानी मनसब जो प्रदान किया जाता था वो काजी व सद्र को नहीं दिया जाता था, क्योंकि इनका काम होता था न्याय प्रदान करना, राज्य में ही रहना, कोर्ट बनाई गई थी उस कोर्ट में ही रहना, तो उनको तो इससे मतलब है नहीं। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई कि ये किन लोगों को नहीं दिया जाता था, जो राज्य में काजी व सद्र होते थे
उन लोगों को ये व्यवस्था प्रदान नहीं करी गई थी। ठीक है, अब ये समझ में आता है कि जो अब एक ग्रंथ मिलता है आईने अकबरी। क्या है आईने अकबरी? जो है क्या है, यहां देख लेते हैं। आईने अकबरी दिख रहा होगा। आईने अकबरी एक ग्रंथ है, आईने अकबरी। ठीक है, आईने अकबरी ग्रंथ में 66 मनसबों का उल्लेख मिलता है। 66 मनसबों का उल्लेख मिलता है, यानी 66 प्रकार के मनसब प्रदान किए जाते थे। लेकिन वास्तविकता में कितने प्रकार के मनसब दिए जाते थे, उनका जो उल्लेख किया जाता है वो 33 है। 66 मनसबों का उल्लेख मिलता है, लेकिन वास्तविकता में कितने थे? वास्तविकता में ये पूछा जाता है, वास्तविकता में 36 मनसब थे। ठीक है, 36 मनसब थे, 33 मनसब थे, यानी 66 मनसबों का उल्लेख मिलता है, लेकिन वास्तविकता में 33 ही मनसब थे। ये चीज समझ में आ जाती है। अब बात आती है कि अब जो वर्गीकरण किया गया, यानी जो मनसबदारी व्यवस्था होती थी, जिससे हमें ये पता चलता था कि ये निम्न स्तर का है मनसबदार या ये उच्च स्तर का मनसबदार है। तो हम अब ये बताओ कि हम कैसे पता करेंगे। अब इसे जानने का दो ही तरीके हो सकते थे कि इनका जो वर्गीकरण किया जाए किस संदर्भ में किया जाए। तो जो इनका वर्गीकरण किया गया वो दो संदर्भ में किया गया, जिससे ये पता चल सके कि ये निम्न स्तर का मनसबदार है, उच्च स्तर का है, या फिर क्या है मध्य स्तर का है। तो सबसे पहला जो वर्गीकरण किया गया मनसबदारों का, वो मनसब के हिसाब से ही कर दिया गया। जो पहला जो वर्गीकरण किया गया था वो 10 से 500 तक का मनसब दिया जाता था। कितना? 10 से लेकर 500 तक। और दूसरा जो वर्गीकरण किया गया वो 500 से लेकर 2500 तक मनसब प्रदान किया जाता था, और तीसरा जो था वो 2500 से लेकर 5000 तक। तो अब बताओ, जो 10 से 500 तक था वो सबसे निम्न स्तर का मनसब होता था, तो उसे मनसबदार बोला जाता था। क्या बोला जाता? यानी ये चीज तो समझ में आ गई कि जो मैं वर्गीकरण कर रहा हूं मनसबदारी का, ठीक है, तो मनसब के अगर एज अ रेफरेंस, किसका देखूं मैं? रेफरेंस ऑफ मनसब अगर मैं इसके हिसाब से देखता हूं, मनसब के हिसाब से, तो इसका वर्गीकरण जो किया गया था 3 तरह से किया गया था। ठीक है, एक होता था निम्न स्तर का, एक होता था मध्य स्तर का मनसबदार, और तीसरा जो होता था उच्च स्तर का होता था। अब इनमें देखते हैं इसमें अंतर क्या देखने को मिलता है। ठीक है, तो मनसब के हिसाब से जब वर्गीकरण किया गया, तो जो निम्न स्तर का मनसबदार था उसे 10 से लेकर 500 तक का मनसब दिया गया। 500 तक का मनसब, ये चीज समझ में आई? यानी 10 से लेकर 500 तक का जो मनसब प्रदान किया जाता था। मनसब का मतलब क्या होता था? यानी उसका व्यक्तिगत पद, यानी सैलरी, उसकी हैसियत, स्टेटस, उसी के हिसाब से वो घुड़सवार रख सकता था। कौन कितना बड़ा है लीडर, ये चीज डिपेंड करती है। तो मनसब, तो वो निम्न स्तर का मनसब होता था, और इसे कहा जाता था मनसबदार। क्या कहा जाता था? आप लोगों ने खूब मनसबदार नाम सुना होगा। तो मनसबदार का मतलब यही होता था कि ऐसा व्यक्ति जिससे 10 से लेकर 500 तक का मनसब प्रदान किया जाता था, वो निम्न स्तर का मनसबदार कहलाता था। वो क्या कहलाता था? निम्न स्तर का मनसबदार कहलाता था। उच्च स्तर का जो था वो 500 से लेकर 500 से लेकर 2500 तक का मनसब अगर किसी को मिला है तो उसे अमीर कहा जाता था। ये शब्द भी सुना होगा कि अमीर, उमरा, सुना है ना? अमीर मतलब मुगलों में अमीर होते थे। अमीर का मतलब हो गया कि जो बड़े लेवल के मनसबदार होते थे उन्हें अमीर बोला जाता था। ठीक है, तो इन्हें क्या बोला गया? अमीर शब्द भी सुना होगा, तो इन्हें अमीर बोला जाता था। ठीक है, और जो उच्च स्तर के मनसबदार होते थे वो 2500 से लेकर 5000 तक का मनसब लेते थे। 5000 तक का अगर जिन्हें मनसब मिल जाता था तो वो लोग कहलाते थे अमीर आजम। क्या कहलाते थे? अमीर आजम कहलाते थे। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई? अब मैं थोड़ा इसे संक्षेप में कर देता हूँ, उसके बाद अगले आगे भी बताऊंगा। ठीक है, तो बात हो रही है मनसबदारी सिस्टम की। तो मनसबदारी व्यवस्था की जो शुरुआत होती है वो अकबर के शासनकाल में होती है, और ये एक ऐसा प्रशासनिक व्यवस्था थी। क्या थी? मुगल समाज की, मुगल काल की एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था थी जिसे इस्पाती ढांचा के नाम से, यानी इस्पात क्या होता है? इस्पात जो होता है लोहे में सबसे मजबूत होता है। यानी मुगल प्रशासन की मनसबदारी व्यवस्था एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो बहुत ज्यादा क्या था? संगठित था, सुगठित था, शक्तिशाली था, जिसके आधार पर अकबर ने बहुत सारे युद्धों को जीता,
और जितने भी युद्ध लड़े लगभग मोस्टली 99% हर युद्ध में सफल रहा। तो उसका जो मेन कारण था, उसका मेन कारण ये था कि उसकी जो मनसबदारी सिस्टम था, उसका जो मनसब का सिस्टम, जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बनाया गया था, जो प्रशासन चलाने का तरीका था, वो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट था। ठीक है, तो अकबर के समय में प्रशासनिक व्यवस्था जो, ये कहाँ से, मंगोल, तुर्क, ऐसी व्यवस्था, यानी मध्य एशिया के जो देश होते थे, ईरान, इराक, वहां से ये पद्धति आई मनसबदारी की व्यवस्था का कांसेप्ट है। मनसब का मतलब ही मैंने सीधे बताया था कि ये 1575 में इसकी जब शुरुआत हुई, ठीक है, तब इसका मतलब केवल स्टेटस से होता था। स्टेटस का मतलब होता था व्यक्तिगत उसका वेतन कितना है, यानी उसकी सैलरी कितनी है, उसकी हैसियत कितनी, औकात, औकात की बात होती थी। लेकिन 1577 ईस्वी में ये एकल वर्गीकरण जब होता है, 1577 इसमें शुरुआत हुई, शुरुआत में एकल वर्गीकरण में केवल जात ही था। उसके बाद जब 1592 आया तो इसका द्विवर्गीकरण कर दिया गया। क्या कर दिया गया? द्विवर्गीकरण। द्विवर्गीकरण को दो वर्ग में बांट दिया गया मनसबदार को। मनसब का मतलब हो गया जात और सवार। जात का मतलब व्यक्तिगत स्टेटस, सैलरी, वेतन, और सवार का मतलब हो गया जो जिस स्तर का होगा उसको उस हिसाब से घुड़सवार रखने होंगे। ठीक है, तो जात और यानी व्यक्तिगत। अब कोई अगर निम्न स्तर का जात प्राप्त कर रहा है, मतलब 500 से लेकर 500 तक का मनसब प्राप्त कर रहा है, मतलब तो उसे घुड़सवार बेसिकली कितने रखने होंगे? बहुत निम्न स्तर के, मतलब कम घुड़सवार रखने होंगे। लेकिन अगर कोई मध्य स्तर का हो, जैसे 500 से लेकर 2500 तक का, जिसे अमीर बोला जाता था, वो लोग उसी हिसाब से घुड़सवार बढ़ा के रखते होंगे। और जो अमीर आजम था, ये कितना था? उच्च स्तर से लेकर, यानी 2500 से लेकर 5000 तक जिसे मनसब प्रदान किया जाता, वो उच्च स्तर का मनसबदार कहलाता था, जैसे अमीर आजम के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये जो व्यवस्था की गई थी वो काजी व न्यायाधीश, क्योंकि इनका काम तो न्याय प्रदान करना होता था, तो ये तो लोग घुड़सवार रखेंगे नहीं, तो इस हिसाब से काजी व सदर या न्यायाधीश को मनसब प्रदान नहीं किया जाता। बाकी जो उसमें अन्य जो लोग होते थे उन्हें ये प्रदान किया जाता। मैंने बताया मनसब के हिसाब से ये चीज़ डिसाइड करी गई। और ये वाला जो कॉन्सेप्ट है कि ये आईन अकबरी में 66 मनसबों का उल्लेख मिलता है, लेकिन वास्तविकता में 33 ही मनसब थे जो उस समय। ठीक है, तो ये पूछा भी जाता है। अब बात आ रही है दूसरे स्टेप की, तो मैं इसे थोड़ा इरेज करता हूँ, आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैं इसे थोड़ा इरेज कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, चलो इतना करने के बाद फिर से बताता हूँ कि इसका मतलब क्या होता था। दूसरा जो वर्गीकरण करा गया, ठीक है, पूरा ही रेस कर देता हूँ, आप लोग ये नोट तो कर ही चुके होंगे। ठीक है, फिर मैं बताता हूँ कि इसका मतलब क्या होता था, और इतने अच्छे से समझा रहा हूँ, इसका आप नोट्स भी बना सकते हैं, और किसी को समझाएंगे तो आप बेहतरीन तरीके से, जब आंसर राइटिंग करनी हो, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है कि मनसबदारी व्यवस्था क्या थी। मनसबदारी व्यवस्था क्या थी? एक प्रशासनिक व्यवस्था थी, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था। तो मैं अभी किस चीज़ का वर्गीकरण कर रहा था, बेसिकली मैं जो बात कर रहा था वो मैंने मनसब के आधार पर वर्गीकरण कर दिया था कि 3 स्तर के होते थे, उच्च स्तर के, निम्न स्तर के और मध्य स्तर के। जो होते थे मनसबदार, पहले वाले को जो निम्न स्तर का जो मनसबदार होता था उसे मनसबदार बोला जाता, दूसरा अमीर था, तीसरा अमीर आजम कहलाता था। अब जात और सवार के आधार पर देख लेते हैं। जात व सवार, जात व सवार के संदर्भ में, जात व सवार के संदर्भ में अगर वर्गीकरण किया जाए, ठीक है, तो इसका भी वर्गीकरण 3 तरीके से किया गया था। जो पहला जो तरीका था उसमें यह होता था कि जात और सवार बराबर हो जाए, जात और सवार अगर इक्वल हो जाए तो उसे किस लेवल का कहा जाएगा? मनसबदार। ठीक है, दूसरा क्या था? दूसरा सिस्टम ये था, जात के आधे से अधिक हो, जात के आधे से अधिक, जात के आधे से अधिक। तीसरा क्या था? इसके बारे में अभी गहनता से बताएंगे और थोड़ा डिटेल्ड भी बताएंगे, टाइम लगेगा। ठीक है, जात के आधे से अधिक और जात के आधे से कम, जात के आधे से कम, जात के आधे से कम। ठीक है, जात और सवार यानी जो मोस्टली जो मनसब दिया जाता था, ठीक है, वो दिया जाता था 5000 का। तो यानी 5000 जो था, और 5000 का ही मनसब हो और 5000 का ही सवार हो। अगर ये नंबर बराबर आ गया, बराबर का मतलब ये हो गया,
मतलब अपॉन में भी लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर 5000/5 का आ गया, यानी जात भी इतना है और सवार भी 5000 है, ठीक है, तो वो होता था उच्च स्तर का मनसबदार। क्या कहलाता था वो? उच्च स्तर का। क्या कहलाता था? उच्च स्तर का मनसबदार कहलाता था। ये जात और सवार पे डिपेंड करता था। दूसरा है जात के आधे से अधिक। जात अगर मान लो 5000 है, ठीक है, आधे, इसका आधा कितना होगा? 2500, ठीक है, आधे से अधिक मतलब 3000 हो जाए लगभग। अगर 3000 है, 5000/3000, तो उसे मध्य स्तर का बोला जाता था। क्या बोला जाता था? मध्य स्तर का बोला जाता था, मनसबदार बोला जाता था। तीसरा है जात के आधे से कम, यानी मान लीजिए जात अगर 5000 की है, आधे मतलब 2500, उससे कम मतलब 2000, ठीक है, 5000/2000 है, तो वो निम्न स्तर का मनसबदार कहलाता था। क्या कहलाता था? निम्न स्तर का मनसबदार कहलाता था। अब मैंने जात व सवार के संदर्भ में भी बता दिया और उधर मनसब के आधार पर भी मनसबदारों का वर्गीकरण कर दिया था। अब ये चीज समझ में आ जाती है। अब बात कर रहे हैं कि इसकी विशेषताएं क्या होती थी, ठीक है। अब अगर इसकी विशेषताओं की बात कर ली जाए कि ये क्या था मनसबदारी व्यवस्था, मोस्टली अगर तुम्हें रिटन फॉर्म में लिखना हो तो सबसे पहले तो यह ध्यान देना है कि जो मनसबदारी व्यवस्था थी, ठीक है, मनसबदारी व्यवस्था के माध्यम से अकबर ने मुगल प्रशासन व्यवस्था को सुगठित किया, संगठित किया और उसे एक शक्तिशाली रूप प्रदान किया, जिसके तहत उसने सिविल वर्ग को जोड़ लिया। सिविल जो ऑफिशियल्स होते थे, जो वर्दीधारी नहीं होते थे, सिविल वर्ग को जोड़ लिया, अधिकारी वर्ग को जोड़ लिया और जो सैन्य होते थे, सैन्य बल, उसको सुगठित करके एक टीम में समाहित कर लिया, ठीक है। अमीर वर्गों को जोड़ लिया, सैन्य वर्ग को जोड़ लिया, सिविल अधिकारियों को जोड़ लिया। तो ये चीज समझ में आई, एक ऐसा प्रशासनिक व्यवस्था जो सुगठित हो, शक्तिशाली हो, ठीक है, और क्या हो? पावरफुल, यानी सुगठित, संगठित और शक्तिशाली व्यवस्था को रूप दिया, जिसमें अमीर वर्ग भी शामिल था, सैन्य वर्ग भी शामिल था और सिविल अधिकारी वर्ग भी शामिल था। इस प्रशासनिक व्यवस्था को मुगल प्रशासन का इस्पाती ढांचा करार दिया जाता है। इस्पाती ढांचा मतलब एक ऐसी व्यवस्था का उदय हुआ, ठीक है, जो इससे ना तो पहले इतनी मजबूत संगठित प्रणाली बनाई गई थी और ना इतनी मजबूत प्रणाली बाद के समय में बनी। मुगल प्रशासन में जहांगीर भी आया, अकबर भी आए, इसके बाद जो भी लोग आए, उन लोगों ने इतनी व्यवस्था नहीं कर पाई, ठीक है, ये चीज समझ में आई। और दूसरी बात ये कि सामान्यतः अभी जो मैं बात कर रहा था, तो मैं ये बता रहा हूँ कि सामान्यतः जो सवार जात या सवार जो मनसब दिया जाता था, वो जो मनसब दिया जाता था वो 5000 से ज्यादा नहीं होता था, यानी सामान्यतः 5000 का ही मनसब प्रदान किया जाता था, सामान्यतः, ठीक है। इससे ज्यादा का मनसब किसी भी व्यक्ति को नहीं दिया जाता। ये सामान्यता है, मतलब अपवाद स्वरूप कुछ हो सकता था। तो अगर अपवाद स्वरूप की बात करी जाए, यानी जो कुछ लोग विशेष होते थे, जैसे राजा का बहुत चहेता हो गया, राजा का कोई रिश्तेदार हो गया या राजा का लड़का हो गया, तो उनके दो नाम मिल रहे हैं। जैसे अकबर के नौरतों में एक मिर्जा अजीज कोका थे और राजा मान सिंह थे। इन लोगों को 7000 का मनसब प्रदान किया गया था, यानी 7000, जनरली 5000 का दिया जाता था, ठीक है, लेकिन इन लोगों को कुछ विशेष प्रिविलेजेस दिए जाते थे, विशेषाधिकार प्रदान किए गए थे। दूसरा क्या था? कभी भी, और औरंगजेब के समय में अगर देखा जाए तो क्या थे, सवाई मिर्जा सवाई जयसिंह थे, उनको ये दिया गया था, ठीक है, मिर्जा सवाई जयसिंह थे और जसवंत सिंह थे। इन लोगों को 7000 का जात रैंक प्रदान किया गया था, यानी जितना ज़्यादा जात रैंक होते थे उसी हिसाब से वो लोग घुड़सवार रख सकते थे। तीसरा कारण ये है कि सामान्य तौर पर ये देखा जाता था कि जो जात रैंक होती थी, सामान्य तौर पर ये जो जात रैंक होती थी वो सवार रैंक से ज्यादा होती थी। मतलब सवार रैंक कभी भी जात रैंक से ज्यादा नहीं हो सकती थी। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, मैं ये कह रहा हूं कि जो भी जात रैंक या सवार रैंक जो भी बनता था, मान लो जैसे 3000 है, ठीक है, तो ये क्या है? ये जात रैंक और ये है सवार रैंक। तो जो जात सवार रैंक होता था ये कभी भी इससे ज्यादा नहीं हो सकता था, यानी जात रैंक, क्योंकि सैलरी पे डिपेंड करता था कि घुड़सवार तुम कितने रख सकते हो। जिसकी सैलरी नहीं, उसकी हैसियत नहीं, तो वो कैसे घुड़सवारों की संख्या ज्यादा रख सकता था? नहीं रख सकता था ना। तो कहने मतलब ये हुआ। तो मेरा कहना, मैंने क्या बताया, 2 स्टेप बताए हैं को, तो मैं दोनों को लिख देता हूँ फटाफट, ठीक है। मैंने क्या बताया
अगर विशेषताओं की बात आ जाएगी, मैं अभी बता रहा हूँ फटाफट, ठीक है। पहले मैंने क्या बोला, मैंने बोला मुगल प्रशासन का इस्पाती ढांचा, ठीक है। मुगल प्रशासन का इस्पाती ढांचा, इस्पाती ढांचा, ठीक है। एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था, ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था जिसमें किसको शामिल करा गया, जिसमें सिविल वर्ग सैन्य अधिकारियों को शामिल कर लिया गया, सैन्य अधिकारियों को, और सिविल वर्ग हो गया, सैन्य अधिकारी हो गए, और अमीर वर्ग को शामिल किया गया, अमीर वर्ग को शामिल किया गया। और ये एक ऐसा सुगठित और संगठित प्रणाली बनी, क्या, सुगठित और संगठित प्रशासनिक प्रणाली बनी, ठीक है। और ये चीज समझ में आ गई। मैंने ये बताया कि यानी एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था जिसमें सिविल वर्ग, सैन्य अधिकारी, अमीर वर्ग को शामिल करके सुगठित संगठित प्रशासन प्रणाली को जन्म दिया गया। तीसरा मैंने क्या बताया, तीसरा मैंने ये बताया कि जो जात जो होता था वो सवार रैंक से ज्यादा नहीं होता था। क्या होता, मैंने बताया कि सामान्य तौर पर जो था 5000 जात रैंक की मनसबदारी प्रदान की जाती थी। सामान्य तौर पर 5000 जात रैंक यानी ऊपर का हैसियत की, जात रैंक की मनसबदारी दी जाती थी। कितनी मनसबदारी दी जाती थी? 5000 की। लेकिन कुछ अपवाद थे। अगर अपवाद की बात कर ली जाए तो अपवाद में क्या हो जाएंगे, अपवाद का मतलब हो गया इससे ज्यादा, यानी 7000 का जात रैंक दिया जाता था। 7000 जात रैंक अगर किसी को दिया जाता तो वो कौन थे, वो थे अकबर के समय में और औरंगजेब के समय में। दो लोगों के समय में ऐसी व्यवस्था देखने को मिली कि कुछ लोगों को प्रिविलेजेस दिए गए। तो औरंगजेब के समय में दो लोग थे, तो उनका नाम था सवाई जय सिंह, क्योंकि जो दक्षिण दिग्विजय के लिए गए। और क्या थे, दूसरे थे जसवंत सिंह। इनके समय में थे, अकबर के समय में राजा मान सिंह और मिर्जा अजीज कोका। इन लोगों को 7000 जात रैंक की प्रदान की गई थी। दूसरी व्यवस्था ये देखने वाली है कि दूसरी विशेषता जो मैं 3 हो गई, चौथी विशेषता जो मैं बताने जा रहा हूँ कि सामान्य तौर पर जो जात होता था वो सवार रैंक से ज्यादा होता था। मतलब सवार रैंक जात रैंक से ज्यादा नहीं दिया जाता। सामान्य तौर पर लिख लेते हैं, सामान्य तौर पर जात रैंक सवार रैंक से अधिक होता था। सामान्य तौर पर जात रैंक सवार रैंक से अधिक होता था। ये इसका मतलब ये होता था कि सवार रैंक जो था कभी भी जात रैंक से अधिक नहीं हो सकता था। सामान्य तौर पर जो सवार रैंक होता था वो जात रैंक से अधिक, यानी जात रैंक ज्यादा होता तो सवार रैंक कम होता था। सवार रैंक कभी भी जात रैंक से ज्यादा नहीं हो सकता था। लेकिन कुछ अगर विशेष परिस्थितियां आ जाए, जैसे कोई दक्षिण का अभियान करना है या कोई बहुत बड़ी विजय करनी, तो ऐसा संभव था, यानी कभी ऐसी व्यवस्था हो सकती थी, वो भी विशेष परिस्थितियों में। क्या होता था, विशेष परिस्थिति अगर आई, ठीक है, तो हो सकता था कि किसी को 2000 का मनसब दिया गया हो और उसे 3000 का घुड़सवार संख्या दे दी जाए। और ये पॉसिबल तभी था क्योंकि ये हो सकता था, पॉसिबल था, संभव था। लेकिन कब, जब विशेष परिस्थिति हो। विशेष परिस्थिति का मतलब ये हो गया कि कभी इस सेना में बहुत ज्यादा घुड़सवारों की जरूरत हो गई, तो उस समय जब ये बात जहांगीर के समय में आई, तो जहांगीर ने उस समय किस चीज का लागू कर दिया था, द्विअस्पा। क्या, द्विअस्पा व सियस्पा और सियस्पा,
सी एस्पा लिख देते हैं, द्वेस्पा सी एस्पा। इसका सीधा मतलब है, सी एस्पा का मतलब है डायरेक्ट 3 गुना घुड़सवार, 3 गुना घुड़सवार रख सकते थे, 3 गुना घुड़सवार। और द्विअस्पा का मतलब हो गया 2 गुना, अस्प का मतलब घुड़सवार से 2 गुना घुड़सवार रख सकते थे। ये चीज समझ में आ गई होगी कि 2 गुना घुड़सवार और 3 गुना घुड़सवार का जो खेल था ये कैसे चलता था। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब दूसरी बात आती थी कि कुछ मनसबदार जो होते थे उन्हें नगद वेतन दे दिया जाता था, यानी कुछ मनसबदार जो होते थे, इसे इरेज करना पड़ेगा, कुछ जो मनसबदार होते थे उन्हें नगद वेतन दे दिया जाता था। जो कुछ मनसबदार होते थे उन्हें नगद मनसबदार, जिन्हें नगद वेतन मिल गया, जिन्हें नगद वेतन मिल गया मनसबदारों को, वो नकदी मनसबदार कहलाए, नकदी मनसबदार कहलाए। लेकिन कुछ ऐसे बड़े मनसबदार होते थे जिन्हें नगद मनसबदार ना देके उन्हें जागीर दी जाती थी, यानी जिसे जागीर प्रदान की गई, जागीर दी गई, जागीर दी गई, वो क्या हो गए, जागीरदार कहलाए। क्या कहलाए, जागीरदार होगा। और कुछ लोगों को दोनों तरह का मिलते थे, नकदी व जागीर दोनों को मिल जाती थी, तो नकदी जागीरदार कहलाते थे। ये चीज समझ में आ गई। तो मनसबदार जो होते थे वो 2 तरह के होते थे, नकदी मनसबदार, जिन्हें नकद वेतन मिल जाता था वो नकदी मनसबदार कहलाते थे, और जिन्हें वेतन ना दे करके जागीर प्रदान की जाती थी वो लोग जागीरदार कहलाते थे। अब जागीर में भी बात आती थी कि जागीर जो होती थी, जागीर का मतलब होता था भूमि दी जाती थी, यानी राजा ने किसी अपने मनसबदार को भूमि प्रदान कर दी। लेकिन जागीर का मतलब क्या होता था, जागीर का मतलब होता था भूमि का आवंटन नहीं, यानी किसी के नाम भूमि का टुकड़ा नहीं कर दिया जाता था, आवंटन। जैसे मान लीजिए ये है जागीर, किसी को दे दी गई, ये जागीर अलग है, ये जागीर अलग है। तो अगर ये जागीर दे दी गई किसी को, किसी मनसबदार को, अगर ये किसी भी मनसबदार को अगर ये जागीर दे दी गई, तो इसका मतलब ये होता था कि ये जागीर इसके व्यक्तिगत नाम की नहीं होती थी, इसका व्यक्तिगत नाम या व्यक्तिगत अधिकार नहीं होता था, व्यक्तिगत अधिकार नहीं होता था। इस पर क्या होता था, व्यक्तिगत अधिकार नहीं हो सकता था, यानी इसका स्वामित्व नहीं होता था। क्या स्वामित्व, स्वामित्व नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। यहां से केवल ये राजस्व वसूल कर सकता था। क्या कर सकता था, राजस्व का आवंटन, राजस्व का आवंटन, कि भाई अगर तुमने इतनी सेवा करी है तो मैं तुम्हें 5 साल के लिए दे रहा हूँ, ठीक है जी। और उसमें भूमि का आवंटन ना करके किसका होता था, राजस्व का आवंटन होता था, राजस्व, यानी तुम इससे टैक्स वसूल कर सकते हो और अपना खर्चा निकाल सकते हो। और जो बचा होता था वो खालसा के अंतर्गत जमा करना पड़ता था। खालसा का मतलब होता था जो अतिरिक्त जो धन होता था वो राजा के खाते में जमा करना होता था, तो राजस्व का आवंटन कर देना होता था। ठीक है, आशा कर रहा हूँ कि ये चीज जो मैं बता रहा हूँ ये चीज तुम लोगों को समझ में आ रही है। मनसबदारों को नगद व जागीर दोनों तरह के मनसबदार दिए जाते थे। ठीक है, अब ये बताओ कि मनसबदार की जो व्यवस्था थी ये चीज समझ में आई या नहीं आई। हाँ, ठीक है, तो आज का जो विशेष टॉपिक था ये था मनसबदार। मनसबदार मुझे लगता है कि बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया मनसबदार, मनसबदारी व्यवस्था। कल कुछ एक नए टॉपिक के साथ आएंगे जो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होगा और जिन्हें आप लोगों को पढ़ने में रुचि भी हो, मतलब ऐसे डिफिकल्ट टॉपिक। और अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसे टॉपिक जो मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं वो आप कमेंट में बता सकते हैं, फिर मैं उस टाइप की भी वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।